हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डीयू फिजिक्स एग्जाम प्रेप बाय विनय प्रताप। इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस previous year questions of solid state physics. Okay, so let's start this video. So in question number 1, this question was asked in 2022. So question number 1 में हम देखते हैं, construct a matrix A representing a rotation by an angle phi in the orthorhombic lattice. Orthorhombic means A is not equal to B is not equal to C and all the angles are 90 degree. Such a lattice is known as orthorhombic lattice. Okay, and rotation is about C axis. Suppose that the matrix B represent a reflection with respect to AB plane. So instead of, actually this is the same question which we have discussed in the tutorial. Tutorial में एक similar kind of question है, बिल्कुल same. So वहां पे मैंने बहुत डिटेल में बताया है, and if you want to study in more detail you can visit tutorial 3 solution, and I think question number was, I think 3 or 4, this I am not sure, but if you want complete solution of this solution this question, or you want to learn the concept, then you can visit the playlist section. Okay, so वहां पर मैंने अच्छे से बताया था कि कैसे रोटेट करते हैं हम मैट्रिक्स को एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के अलोंग, एंड उसका रिफ्लेक्शन कैसे निकालते हैं. ठीक है, सो रोटेशन अबाउट, हमें एक मैट्रिक्स ए लिखनी है, मैट्रिक्स ए विच रिप्रेजेंट रोटेशन अबाउट सी एक्सिस. Okay, so matrix A is, let's say, so rotation matrix along C axis means Z axis by an angle phi. तो इसको हम कैसे लिखते हैं, cos phi minus sin phi, then you have 0, then you have 0 1 and 0 0, and here I have sin phi into cos phi. ये होती है हमारे पास रोटेशन मैट्रिक्स अलोंग Z एक्सिस बाय एन एंगल फाई. अब हमें बाद में क्वेश्चन में बोलता है कि फाइंड आउट अ मैट्रिक्स सी विच रिप्रेजेंट्स द अबव रोटेशन बाय थीटा इज इक्वल्स टू 5 डिग्री. सो इफ यू पुट फाई, sorry not theta, phi is equals to pi, so cos pi is -1, so your equation, your matrix will become -1, it will become 0 0 0, here you will have -1 0 0 0 and sorry +1 here. ठीक है, this is your rotation matrix along z axis when you rotate the, when you rotate your lattice by an angle pi. Now you have to find a matrix B which represents a reflection along AB plane, which represents a reflection along AB plane. सो इस केस में क्या होता है, हमारी जो मैट्रिक्स होती है उसका जो z कोऑर्डिनेट होता है उसको हम -z कर देते हैं. ये मैंने अच्छे से डिटेल में वहां पर उस ट्यूटोरियल के अंदर बताया था. ठीक है, सो फॉर एग्जांपल आपके पास एक लेटिस है जिसमें आपके पास पॉइंट्स हैं एक्स वाई जेड. अगर आप उसको रिफ्लेक्शन निकालोगे अलोंग ए बी प्लेन, तो उसके जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे वो एक्स वाई कोमा -z हो जाएंगे. सो योर मैट्रिक्स बी विल बी 1 0 0 0 1 0 and then you will have 0 0 -1. ठीक है, अब जो मैट्रिक्स सी है, ये अब जो मैट्रिक्स सी हम कैलकुलेट करेंगे उसको हम निकालेंगे रोटेशन फॉलोड बाय रिफ्लेक्शन. तो फर्स्ट वी हैव टू रोटेट आवर लैटिस, रोटेशन एंड देन फॉलोड बाय रिफ्लेक्शन, जिसको हम कैसे लिखते हैं, बी ए, वेयर ए रिप्रेजेंट्स द रोटेशन एंड देन फॉलोड बाय रिफ्लेक्शन. मैट्रिक्स में हम ऐसे ही लिखते हैं. अगर कोई हमें ऑपरेशन करना है तो पहले हम फर्स्ट ऑपरेशन करते हैं रोटेशन एंड देन वी ऑपरेट रिफ्लेक्शन ऑन दैट मैट्रिक्स. ठीक है, तो सिंपली बी मैट्रिक्स एंड ए मैट्रिक्स लिखते हैं. सो बी मैट्रिक्स इज 1 0 0 0 1 0 0 0 -1, एंड जो मैट्रिक्स ए है हमारे पास वो कितना था, -1 0 0 0 -1 0 0 0 का. तो अगर आप इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हो यू विल गेट -1 0 0 0 -1 0 0 0 -1. इट मीन्स ये जो प्रिंसिपल है सी, इट रिप्रेजेंट्स अ इन्वर्जन सिमेट्री. देखो हमें क्वेश्चन में बताना था कि व्हाट सिमेट्री ऑपरेशन डज सी रिप्रेजेंट.
So you will write that C represents inversion symmetry. मैंने ज्यादा डिटेल में नहीं गया हूं इसकी, जस्ट आपको रोटेशन मैट्रिक्स लिखा, रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स लिखा, एंड देन हाउ टू फाइंड द सी मैट्रिक्स, रोटेशन फॉलोड बाय रिफ्लेक्शन, एंड सिंपली ये आपका आंसर है। एंड दिस रिप्रेजेंट्स योर इन्वर्जन सिमेट्री, क्योंकि इनिशियल आपकी जो मैट्रिक्स थी वो क्या थी, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो इसका जस्ट इन्वर्जन है, ठीक है। सो सी रिप्रेजेंट्स इन्वर्जन सिमेट्री। अगेन आपको डिटेल चाहिए, इफ यू गो इनटू डिटेल देन यू कैन विजिट, वीडियो के कैप्शन में ही आपको दिख जाएगा ट्यूटोरियल 3 सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। So next question is, prove that five-fold rotation symmetry cannot exist with translation symmetry in a crystalline lattice. So we have to prove that five-fold rotation does not exist. So the first proof you can write that अगर आप try करो you try to fill your whole 2D space with the help of five-fold structures, ठीक है। ये five-fold structures हैं, अगर आप इनको प्लेस करोगे 2 डायमेंशन में, देन यू विल सी कि आपके पास गैप रह जाएगा, यू कैन नॉट फिल योर कंप्लीट 2D स्पेस। सो फर्स्ट पॉइंट यू कैन राइट, वी कैन नॉट फिल होल 2D स्पेस, दिस इज वन ऑफ द प्रूफ, ठीक है। आप ये डायग्राम बना सकते हैं एंड शो कर सकते हैं कि हमारे पास गैप रह जाएगा, ठीक है। ओके, सो सेकेंड प्रूफ इज that if you try to prove your translation symmetry with five-fold symmetry, it is not satisfied. So translation symmetry भी broken हो जाती है हमारी five-fold symmetry के अंदर, translation symmetry is broken. ट्रांसलेशन सिमेट्री में बेसिकली हम कैसे चेक करते हैं, आप किसी भी दो लैटिस वेक्टर्स को लेते हो, अब आप कहोगे कि ये फाइव फोल्ड स्ट्रक्चर तो नहीं है, ये फाइव फोल्ड स्ट्रक्चर ही है लेकिन 3 डायमेंशन के अंदर, ये जो पॉइंट है ये आपका 3 डायमेंशन में इसका ऊपर से पॉइंट है, सो इट हैज 5, ओके। तो आपके पास जो ट्रांसलेशन वेक्टर है, ये आपने एक ट्रांसलेशन वेक्टर ड्रॉ किया T1, दूसरा ट्रांसलेशन वेक्टर किया T4, तो ट्रांसलेशन सिमेट्री सेज कि अगर आप किसी भी दो ट्रांसलेशन वेक्टर का रिजल्टेंट लोगे तो आपका जो रिजल्टेंट होगा वो भी ट्रांसलेशन वेक्टर होगा। एंड ट्रांसलेशन वेक्टर क्या होता है, किसी दो लैटिस पॉइंट के बीच का वेक्टर, दैट इज ट्रांसलेशन वेक्टर। सो इफ यू सी resultant of T1 and T4 is this vector, and this is not translation vector because it is not connecting to two lattice points, so translation symmetry is broken. Next इसके अंदर आप प्रूफ दे सकते हो कि आपकी जो it is invariant, the lattice remain invariant when rotated by angle theta, when rotated by angle theta. This is the statement of rotation symmetry. अगर आपको किसी भी लैटिस की रोटेशन सिमेट्री चेक करनी है, सो यू विल रोटेट योर लैटिस बाय एन एंगल थीटा एंड इट शुड रिमेन इनवेरिएंट। मतलब जैसे कि आपके पास अगर 4 फोल्ड सिमेट्री अगर देखें, आपने ऐसे स्क्वायर्स फिल कर सकते हो आप हर जगह पे ऐसे, ठीक है, एंड सो ऑन 3 डायमेंशन में। तो अगर आप किसी भी स्क्वायर को रोटेट करते हो बाय एन एंगल थीटा, सो इट विल ऑलवेज रिमेन इनवेरिएंट, वो उसी के जैसा दिखेगा। लेकिन अगर आप इसमें 5 फोल्ड सिमेट्री में ट्राई करते हो उसको रोटेट करने का, सो आप क्या करते हो, अपने एंगल को 360 को 5 से डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 72 डिग्री। एंड अगर आप अपने लैटिस को 72 डिग्री से रोटेट करते हो, सो वो सेम पोजिशन पर नहीं आता है, ठीक है। सो इट मीन्स योर रोटेशन सिमेट्री इज ऑल्सो ब्रोकन। सो यू विल राइट rotational symmetry is also broken. So ये 2-3 पॉइंट आप इसमें लिख सकते हो कि why five-fold symmetry does not exist. Okay. Now let's move on to next question. So write down the vector form of Bragg's law of diffraction in reciprocal space, explaining the different terms in it. Show that this form is equivalent to famous scalar form of 2D sin theta is equals to n lambda. This is famous Bragg's law, okay, which we remember. But
एक और चीज हमें याद रखनी चाहिए, वेक्टर फॉर्म ऑफ ब्रैग्स लॉ, एंड वेक्टर फॉर्म ऑफ ब्रैग्स लॉ इज दैट k prime minus k is equal to g. This is the vector form of Bragg's law, where what is k prime? K prime is the wave vector of reflected wave, and k is the wave vector of incident wave, and g is the reciprocal translation vector. तो हमें क्वेश्चन में पूछा है कि you have to explain each and every terms in it. So let's write here k prime is the wave vector of reflected wave, or you can say reflected light. K is the wave vector of incident light, and g is the reciprocal translation vector. तो हमें वेक्टर फॉर्म ऑफ ब्रैग्स लॉ से इस फॉर्म ऑफ ब्रैग्स लॉ पर आना है। तो कैसे आएंगे देखो, सो हम यहाँ पर यूज करते हैं, हमारे जो लैटिसेस के अंदर होता है, वी अज्यूम कि वहां पर क्या हो रहा होता है, इलास्टिक स्कैटरिंग हो रही होती है। सो फॉर इलास्टिक स्कैटरिंग हमारा जो मोमेंटम होता है ऑफ इंसिडेंट वेव एंड रिफ्लेक्टेड वेव वो सेम होता है। इट मींस योर मोमेंटम आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, और यू कैन से एनर्जी कंजर्वेशन एंड मोमेंटम कंजर्वेशन आर वैलिड इन लैटिसेस। ओके, ठीक है। तो आप लिखोगे दैट एच कट स्क्वायर के स्क्वायर डिवाइड बाय 2m, दिस इज एनर्जी ऑफ इंसिडेंट वेव एंड एनर्जी ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव। ओनली योर k प्राइम विल चेंज, डिवाइड बाय 2m। ये कैसे आता है ये रिलेशन, वी नो एनर्जी इज p स्क्वायर बाय 2m and p is h cut k, so you have h cut square k square divided by 2m, ठीक है। so for incident wave my wave vector is k, and for reflected wave my wave vector is k prime, so everything will cancel and you will get that k is equals to k prime, okay, or you can say mod of k is equal to mod of k prime equal to 2 pi by lambda, fine। तो इस इक्वेशन को हम क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं दोनों साइड। सो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, आपके पास क्या होगा, के प्राइम स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2 k डॉट के प्राइम इक्वल टू जी स्क्वायर। सो दिस k prime and k are equal, so you will get 2k square minus their magnitudes are also equal, so you will get 2k square, and the angle between incident and reflected wave is cos theta, okay, and it is equal to g square. So if you take 2k square common from here, you will get 1 minus cos theta equal to g square. Now convert 1 minus cos theta into sin, into form, क्योंकि हमारा जो ब्रैग्स लॉ है इसमें साइन फॉर्म मतलब साइन थीटा होता है। सो वी आर ट्राइंग टू डिराइव दिस फॉर्मूला फ्रॉम हेयर। सो 2k स्क्वायर 1 माइनस कोस थीटा को आप लिख सकते हो 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 equal to g square. Now it will become 4k square sin square theta by 2 equal to g, okay, or g square. So if you take square root on both sides, so your g will be 4, not 4k, 2k. 4 का जब स्क्वायर रूट लोगे तो इट विल बिकम 2k एंड देन sin थीटा बाय 2, ठीक है। सो आप जो आपका जो ये रेसिप्रोकल ट्रांसलेशन वेक्टर है इसको आप इंटरप्लेनर स्पेसिंग की फॉर्म में अगर चेंज करोगे, सो यू विल गेट g is 2 pi by d, where d is the interplanar spacing, यानी दो एडजेसेंट प्लेन्स के बीच का डिस्टेंस। सो इट इज इक्वल टू 2k को वेव वेक्टर को आप लिख सकते हो अगेन 2 pi by lambda, and then you can write sin theta। यहां पर आएगा, यहां पर भी हम एक अप्रोक्सीमेशन लेते हैं कि दैट थीटा इज सफिशिएंटली लार्ज इनफ, तो ये थीटा बाय 2 हमारे पास थीटा हो जाता है, ठीक है।
So your 2 pi will cancel from both sides and you will get lambda is equals to, लैम्डा को आप लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करोगे, सो लैम्डा इज इक्वल्स टू 2d इंटू साइन थीटा. ठीक है. सो वी कैन से दैट this is for nth order of reflection and this is for first order. This result is for, you can write, this result is for first order, and if you want to write it for nth order, then this relationship will become at n lambda is equals to 2d sin theta. This is your famous Bragg's law. Okay, so this is for nth order. So vector form of Bragg's law is same as this formula, that is n lambda is equals to 2d sin theta. Fine. These questions were also asked in 2022. ठीक है, ये सेम क्वेश्चन का पार्ट है. क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए 6 मार्क्स में पूछा गया था 2022 के अंदर. क्वेश्चन जो बी है वो आई थिंक 4 मार्क्स में, यस 4 मार्क्स में पूछा गया था. एंड आपके पास जो पार्ट सी है ये भी 4 मार्क्स में था. ठीक है. So now let's move on to next question. So question number 1, this question was asked in 2023. Derive an expression for an equation of motion of electron when the metal is subjected to uniform time dependent independent electric field. Using this equation, derive an expression for the DC conductivity of metal with electron density n. So basically आपके पास होता क्या है, जब आप किसी भी मेटल को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हो तो जो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके ऊपर एक फोर्स लगता है इन द डायरेक्शन ऑफ in the direction and direction opposite to electric field. So electrons will feel a force towards the positive terminal of the electric field. ठीक है, जिस डायरेक्शन में, जैसे पॉजिटिव इस साइड है, नेगेटिव इस साइड है, सो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन दिस डायरेक्शन. ओके, सो अगर किसी मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन है, सो इलेक्ट्रॉन विल फील अ फोर्स इन द डायरेक्शन अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड. फाइन. एंड वी हैव टू डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इक्वेशन ऑफ मोशन. सो जो इलेक्ट्रॉन का इक्वेशन ऑफ मोशन है हमें वो डिराइव करना है. एंड देन वी हैव टू कैलकुलेट द डीसी कंडक्टिविटी ऑफ मेटल. सो कंडक्टिविटी मींस यू हैव टू कैलकुलेट सिग्मा. सो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखो नाउ. सो कहां से स्टार्ट करते हैं, देखो किसी भी मेटल के अंदर, जैसे आप हमें क्या लेते हैं, सिलेंड्रिकल मेटल लेते हैं ऐसा, जिसका क्रॉस सेक्शन ए है, लेंथ एल है. फाइन. एंड इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहे हैं. ठीक है, तो हम इनकी वेलोसिटी ड्रिफ्ट निकालते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वेलोसिटी ड्रिफ्ट को आप कैसे डिफाइन करते हो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स, लेट्स से लेंथ एल ऑफ दिस क्रॉस सेक्शन डिवाइड बाय टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन. सो टाइम टेकन लेट्स से टाउ. ओके, एंड आप लेंथ की कहां से कैलकुलेट कर सकते हो, दैट लेंथ इज इक्वल्स टू सिंपली जो आपका फॉर्मूला होता है हाफ ए टी स्क्वायर. लेट्स से इनिशियली यहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी तो जीरो हो जाता है. तो सिंपली आपके पास फॉर्मूला होता है ना, एस इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, फिर ए इज द एक्सेलरेशन, जो इनिशियल वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की वो जीरो होती है. तो यहां से आपके पास लेंथ आ गई. ठीक है, अब जो एक्सेलरेशन होता है, देखो लेट्स से जो भी फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, लेट्स कॉल इट एफ. तो डेट एफ विल बी इक्वल टू क्यू ई. फाइन. एफ इज इक्वल टू क्यू ई एंड force is mass into acceleration, so mass into acceleration is QE. so यहां से आप acceleration निकाल सकते हो QE by m. so इस वैल्यू को भी हम यूज करेंगे कहीं पे. ठीक है, acceleration की यहीं पे पुट कर देते हैं. ठीक है, so your length L will become half QE divided by m tau square, and Q is simply the charge of on electron, so this formula will become EE by 2m of tau square. This is L value. okay, so यहां से आपकी L की वैल्यू आप यहां पर सब्सटीट्यूट करोगे वेलोसिटी ड्रिफ्ट के फॉर्मूले में. so VD, that is velocity drift, is equal to L. L is EE by m, E by m
और 2m, यहाँ पर डिनोमिनेटर में टाउ है, यहाँ पर टाउ स्क्वायर है, तो आपके पास एक टाउ बचेगा, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी ड्रिफ्ट, ठीक है, सिंपल है, यहां तक समझ आ रहा है। नाउ वी विल कैलकुलेट द चार्ज that is delta q will be equal to, we know that current I is q by t, so charge q will be current multiplied by time, okay, और this is one formula for charge, current and time relation। अब यहां पर आप क्या करो, टोटल चार्ज निकालते हैं। टोटल चार्ज विल बी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इनटू द वॉल्यूम। अब वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम होगा आपके पास ए एरिया इंटू लेंथ, लेंथ कितना होगा यहां से वी डी इंटू टी, वी डी इंटू टी। यहां पर जो टाउ होता है डेट इज द रिलैक्सेशन टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में कितना टाइम होगा डेट इज टाउ, लेकिन यहां पर टी यूज करेंगे कि लेट से टाइम टी के लिए इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव किया तो उसने कितनी लेंथ ट्रेवल की, दैट इज वी डी टी। वी डी टी विल गिव मी लेंथ मल्टीप्लाइड बाय एरिया, सो दिस टर्म इज वॉल्यूम, वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। सो अभी तक यहां तक मुझे कितना मिला, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिले। सो चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन इज E, so number of electrons multiplied by charge, elementary charge, so this is delta Q, fine। Now let's write the current, so I is basically delta Q divided by delta T, so delta Q divided by delta T, delta Q is how much, एन ए, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखो, एन ई ए वेलोसिटी ड्रिफ्ट इनटू टी, सो एन ई ए वेलोसिटी ड्रिफ्ट इनटू टी डिवाइड बाय टाइम टेकन इज, लेट्स से 0 से स्टार्ट किया था एंड टी टाइम तक हमने ऑब्जर्व किया, सो टी विल कैंसल, सो योर करंट आई इज इक्वल टू एन ई ए वेलोसिटी ड्रिफ्ट, यहां तक ठीक है, ओके। अब हम मूव करते हैं अपनी करंट डेंसिटी पर। सो जो करंट डेंसिटी होती है हमारे पास जे, जिसको हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं, करंट डेंसिटी J is equal to I by A, that is current per unit area, so current is NEA velocity drift, A यहां से कैंसिल हो जाएगा, so आपके पास जो करंट डेंसिटी है वो कितनी होगी, NE इंटू वेलोसिटी ड्रिफ्ट। एक फॉर्मूला और होता है हमारे पास करंट डेंसिटी का, that is J is equals to sigma E, so let's equate तो यहां से अगर मैं सिग्मा कैलकुलेट करूं, so sigma will be equal to J divided by E, ठीक है। so J is NE इंटू वेलोसिटी ड्रिफ्ट, वेलोसिटी ड्रिफ्ट यहां से लिखेंगे हम ई बाई 2m इंटू टाउ, तो इट विल बिकम, ठीक है, यहां पे दोबारा से लिखते हैं, हाफ ई बाई एम इंटू टाउ, दिस इज जे, दिस इज जे, ठीक है। एन ई वेलोसिटी ड्रिफ्ट की हमने वैल्यू पुट कर दी, डिवाइड बाई ई, सो एक ई कैंसिल हो जाएगा आपके पास, तो आपके पास जो डीसी कंडक्टिविटी है मेटल की वो कितनी आएगी, एन ई स्क्वायर टाउ डिवाइड बाई 2m, so this expression gives the DC conductivity of metal, DC conductivity of metal। आप इसको फर्दर एक्सटेंड कर सकते हो रेजिस्टिविटी पर, we know that resistivity is reciprocal of conductivity, resistivity that is rho is reciprocal of conductivity 1 by sigma, so you will reciprocate this factor, okay, that is equal to 2m divided by n e square tau। इन केस अगर क्वेश्चन में पूछता है तो आप ये भी लिख देना, ठीक है, फाइन। तो आपको इसके अंदर 3-4 फॉर्मूले हैं, उनको ध्यान रखना। फर्स्ट फॉर्मूला इज करंट डेंसिटी, आप यहीं से शुरुआत करो या फिर यहां से सिंपल बेसिक से शुरू करो कि वेलोसिटी ड्रिफ्ट इज डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइड बाय रिलैक्सेशन टाइम, दैट इज टाइम बिटवीन टू कोलिजन्स। देन आपके पास लेंथ कैसे निकालोगे, हाफ ए टी स्क्वायर, लेंथ की वैल्यू आप यहां पर पुट करोगे तो आपके पास वेलोसिटी ड्रिफ्ट आ जाएगा।
फोर्स इज इक्वल टू क्यू ई होता है, यहां से आपको एक्सेलरेशन और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रिलेशन आ जाएगा। जब आपके पास वेलोसिटी ड्रिफ्ट आ गई है देन आप टोटल चार्ज निकाल सकते हो। सो टोटल चार्ज इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू एलिमेंट्री चार्ज। सो करंट होता है डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, यहां से आप करंट डेंसिटी पर पहुंच जाओगे, करंट डेंसिटी से आप सिग्मा पर पहुंच जाओगे। ठीक है, तो ऐसे आपको माइंड में मैप बनाना है। ठीक है, सो नाउ वी हैव टू मूव टू नेक्स्ट पार्ट। तो दिस इज, शायद इसके बीच में एक पार्ट और है, पार्ट बी। हाँ देखो यहाँ पर पार्ट बी भी है हमारे पास, पार्ट बी भी करते हैं। यूजिंग द लास्ट एक्सप्रेशन इन 1a, लास्ट एक्सप्रेशन इज एक्सप्रेशन ऑफ कंडक्टिविटी, calculate the mean relaxation time and hence estimate the mean free path. In mean free path means you have to calculate, mean free path means you have to calculate your tau. Okay, in unit of angstrom, the conduction electron in copper atomic mass आपके पास दे रखा है, रूम टेम्परेचर पर डेंसिटी ऑफ कॉपर इज दिस एंड इट्स रेजिस्टिविटी इज दिस। ठीक है, सो आपको दो चीजें कैलकुलेट करनी है। फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट द मीन रिलैक्सेशन टाइम एंड देन यू हैव टू कैलकुलेट द मीन रिलैक्सेशन फ्री पाथ। ओके, लेट्स डू इट। So part B. So using the formula that mean relaxation time is equal to 2m divided by n e square of rho. Rho is basically your reciprocal of sigma. ठीक है, ये कहां से, यहां से देखो इस फॉर्मूले से अगर आपको मीन रिलैक्सेशन टाइम निकालना है, सो इट विल बी इक्वल टू 2m डिवाइड बाय n e स्क्वायर ऑफ रो। रो इज योर रेजिस्टिविटी। सो आपके पास सारी वैल्यूज गिवन है, मास गिवन है आपके पास, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻⁻31। रिमेंबर यहाँ पर अटोमिक मास नहीं आएगा, यहाँ पर बहुत बच्चे गलती करेंगे बहुत सारे कि यहाँ पर मास ऑफ कॉपर लिख देंगे, नहीं यहाँ पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा। आप ध्यान से देखो जब हम डिराइव कर रहे थे इसको, तो F इज इक्वल टू एम ए, वेयर एम इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो एंड देन वी हैव करंट डेंसिटी, एन की वैल्यू आपके पास गिवन है, दैट इज 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। दिस इज नॉट करंट डेंसिटी, दिस इज चार्ज ई स्क्वायर। यहां पर आपके पास आएगी करंट डेंसिटी इंटू आपके पास रेजिस्टिविटी गिवन है 1.7 इंटू 10⁻⁻8। ठीक है, ऐसे करके कुछ आपको करंट डेंसिटी की वैल्यू पुट करोगे, यू विल गेट योर आंसर। सॉरी नॉट करंट डेंसिटी, योर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वैल्यू पुट करोगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आप कैसे निकालोगे? सो इट इज डेंसिटी ऑफ कॉपर मटेरियल, कॉपर मेटल डिवाइड बाय एटॉमिक मास। So density is given 8960 divided by atomic mass is 63.5 into 1.6 into 10⁻⁻27। ठीक है, सो ये n की वैल्यू आप यहां पर पुट करोगे एंड यू विल गेट योर आंसर। फाइन, फाइन। नाउ लेट्स कम टू पार्ट सी। According to Sommerfeld quantum theory, the electronic heat capacity per unit volume of metal at temperature T is given by C. C is your electronic heat capacity at room temperature T. So it is pi square n kBT T divided by EF, where EF represents the Fermi energy of metal and other symbols have their usual meaning. If C Drude means specific electronic heat capacity according to Drude model, represent the same quantity as calculated from Drude classical model. Find the ratio of C Sommer divided by C Drude. ठीक है, तो इसके लिए आपको ड्रूड मॉडल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो सोमरफील्ड थ्योरी के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला गिवन है, दैट इज सी सोमर इज पाई स्क्वायर एन केबीटी डिवाइड बाय 2EF। दिस यू शुड नो कि ड्रूड मॉडल के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉनिक हीट कैपेसिटी है वो कितनी होती है, 3/2 NkB। So you simply have to take their ratio.
सो व्हेन यू विल डिवाइड दीज टू टर्म, देखो 2 कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर में है, n न्यूमरेटर में है, ये भी कैंसिल हो जाएगा एंड k भी कैंसिल हो जाएगा आपके पास। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे यू विल गेट पाई स्क्वायर t डिवाइड बाय 3 टाइम्स EF। ओके, सो पाई स्क्वायर इज 3.14 स्क्वायर इंटू टेम्परेचर आपके पास है रूम टेम्परेचर। सो रूम टेम्परेचर इज हाउ मच इन केल्विन, 300 केल्विन, डिवाइड बाय 3 इंटू फर्मी एनर्जी। फर्मी एनर्जी आपको दे रखी है, RT मीन्स योर रूम टेम्परेचर, EF इज 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सो 7 इंटू यू कैन कन्वर्ट इंटू जूल, सो 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हमने जूल में कन्वर्ट कर लिया। सो दिस रेशियो विल कम आउट टू बी 0.0121। ठीक है, सो व्हाट डज दिस रेशियो इंप्लाइज? This ratio implies that the quantum mechanical Sommerfeld heat capacity is much smaller than the classical Drude prediction. So if you multiply this classical Drude electronic heat capacity on this by this factor, so you will find that according to quantum mechanical Sommerfeld theory, this heat capacity is much smaller. Okay, and the reason for this is that only electrons near the Fermi level contribute to heat capacity. So यहां पर आप रीजन जरूर लिख लेना इसका। So reason is that only electrons in quantum mechanical treatment, only electrons near the Fermi level means having energy equal to kBT, they only contribute to heat capacity। यानी जो इलेक्ट्रॉन्स फर्मी लेवल के पास होंगे वही कंट्रीब्यूट करते हैं हीट कैपेसिटी के अंदर। ठीक है, इसलिए सोमरफील्ड के अकॉर्डिंग हीट कैपेसिटी इज मच स्मॉलर। एंड यू कैन राइट अनलाइक द क्लासिकल model, classical model means your Drude model, classical model where all electrons contribute, क्लियर है? सो इस वीडियो में रखते हैं इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ नए क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के। सो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।